अब पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर। बढ़िया चैप्टर है अकाउंट्स का। बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर, ठीक है ना। अकाउंट्स के चैप्टर में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जल्दी से बोलो भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 चीजें आएंगी। रिकॉर्ड्स किसको लेकर? एसेट लायबिलिटी, जैसे कि कैश बुक, एसेट का रिकॉर्ड है। रिसीट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर, सेल लेजर, परचेज लेजर, आइटम ऑफ कॉस्ट। आइटम ऑफ कॉस्ट है 148, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी। मटेरियल लेबर ओवरहेड, एसेट लायबिलिटी, रिसीट एक्सपेंडिचर, सेल परचेज, आइटम ऑफ कॉस्ट। दूसरी तरफ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4-5 चीजें आएंगी। बैलेंस शीट, पी&एल। जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर, वहां पी&एल नहीं बनता, वहां पी&एल नहीं बनता, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और सोके। सोके मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है ना। सोके, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कैश फ्लो, पी&एल, बैलेंस शीट। नॉन फॉर प्रॉफिट में इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनी को नहीं बनाना। डोरमेंट, स्मॉल, ओपीसी, स्टार्टअप कंपनी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इस बार, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन आ सकती है। तीसरी तरफ है बुक्स एंड पेपर्स। कह रहा है बुक्स एंड पेपर इंक्लूड्स। कैसे डेफिनेशन? एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है? सर ये तो इंक्लूसिव लग रही है अपने को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, डीड, मिनट्स, रजिस्टर। एक बात बताओ, सबसे बड़ी डेफिनेशन कौन सी हुई? बुक्स एंड पेपर हुई ना, क्योंकि बुक्स एंड पेपर में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब यही सब, एसेट लायबिलिटी, रिसीट एक्सपेंडिचर, सेल परचेज, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट तो बुक्स एंड पेपर है ही। इवन जो मिनट्स आप पढ़कर आए, मिनट्स भी तो बुक्स एंड पेपर है। मिनट्स बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, बट मिनट्स बुक्स एंड पेपर है। तो ज्यादा बड़ा हेड कौन सा हुआ? बुक्स एंड पेपर। हर बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ पेपर है, बट हर बुक्स एंड पेपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, तो ज्यादा बड़ा हेड है बुक्स एंड पेपर। हर डीड, हर मिनट्स, हर रजिस्टर, अभी रजिस्टर कितने सारे पढ़ते हो आप? रजिस्टर ऑफ बायबैक, रजिस्टर ऑफ मेंबर, सारे रजिस्टर बुक्स एंड पेपर का पार्ट है, ठीक है ना। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि 128 पहला सेक्शन इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी है। वाओ वाओ, नाइस। बुक्स एंड पेपर भी बनाने हैं और फाइनेंशियल भी बनाने हैं, हर साल बनाने हैं। और संभाल के कहां रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में, या किसी और जगह भी रख सकते हैं। अगर किसी और जगह रखेंगे तो ध्यान रखना वो जगह इंडिया में होनी चाहिए। आपका अकाउंट ऑफिस, बोर्ड डिसाइड करेगा सर। और 7 दिन के अंदर चाची को बताओगे, चाची मतलब आरओसी को। वो जगह इंडिया में बोर्ड डिसाइड करेगा, चाची को बताएंगे। आरओ के अलावा कहीं और रख सकते हैं। तीनों बातें, तीनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। सर कैसे बनाएंगे? सिंगल एंट्री तो अलाउड है नहीं, डबल एंट्री, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। सर बना तो ली, संभाल कर कितने साल तक रखना है? संभाल कर रखना है 8 साल तक, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट हायर पीरियड ना बोले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हायर पीरियड नहीं बोलती तो 8 साल। सर एक बात बताओ, क्या ब्रांच वाले ट्रांजैक्शन में बुक्स में आएंगे? कहता है सर बुक्स में ना सारे ट्रांजैक्शन आएंगे। सारे बोले तो? सारे बोले तो चाहे वो आरओ में हुए हो या ब्रांच में, इवन ब्रांच इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, सारे ट्रांजैक्शन आएंगे। तो सर ब्रांच के ट्रांजैक्शन आपको कैसे पता चलेंगे? ब्रांच के ट्रांजैक्शन आपको पता कैसे चलेंगे भाई? तो ब्रांच 2 काम करेगा। ब्रांच अपने ब्रांच में बुक्स मेंटेन करेगा, पहला काम करना तो पड़ेगा। अब ब्रांच अपनी कैश बुक तो अपने आप मेंटेन करेगा। लखनऊ ब्रांच की बुक, कैश बुक तो लखनऊ ब्रांच में मेंटेन होगी, लेकिन ब्रांच अपने समराइज रिटर्न्स बनाकर आरओ को भेजेगा। कब भेजेगा? इंडियन ब्रांच में पीरियोडिकली, और फॉरेन ब्रांच क्वार्टरली इंटरवल। इंडियन ब्रांच में क्वार्टरली नहीं लिखा, पीरियोडिकली, मंथली, फोर्टनाइटली, जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी सकता है। फॉरेन ब्रांच क्वार्टरली। 2 काम करेगा, अपने रिटर्न्स को, अपने बुक्स खुद बनाएगा, समराइज रिटर्न बनाकर आरओ को भेजेगा। ब्रांच 2 काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब और सुनिए, इंस्पेक्शन। डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी, वाउचर्स का भी, सबका। इवन डायरेक्टर सब्सिडरी की बुक्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो तभी चेक करेंगे जब बोर्ड ऑथराइज करेगा। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, आपको बता रहा हूं, मैंने पढ़ा हुआ आरटीपीएमटीवी के अंदर। मतलब सब्सिडरी की बुक्स भी चेक कर सकते हो अगर बोर्ड डिसाइड करेगा। कंपनी की बुक्स तो आप चेक करोगे। अगर इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बुक्स है ना, इंडियन की, तो खुद भी चेक कर सकता है या अटॉर्नी के थ्रू, एजेंट। लेकिन फॉरेन की बुक्स, मतलब फॉरेन ब्रांच की बुक्स है, खुद चेक करेगा।
एजेंट चेक नहीं कर सकता। तो एजेंट इंडियन आईएफआई खुद, आईएफआई एफएफआई दोनों, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, सर जब भी वो इंस्पेक्शन करेगा, अब डायरेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आया, बोला यार मुझे ना जरा बुक्स निकाल दो, ऊपर पड़ी है, एम्प्लॉय कह रहा खुद निकाल ले। भैया इंस्पेक्शन के दौरान जो भी रीजनेबल मदद होगी एम्प्लॉय ऑफिसर आपकी करेंगे, रीजनेबल हेल्प। और इंस्पेक्शन जब भी होगा बिजनेस आवर्स में, रात को 3 बजे नहीं, ठीक। एक बात और, अब मान लो डायरेक्टर को ना सिडनी ब्रांच की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिडनी ब्रांच की फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, कंपनी 15 दिन के अंदर फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी। और आपको पता है फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खुद ही मांग सकते हो, एजेंट या अटॉर्नी नहीं मांग सकता। तो आप बुक्स तो चेक कर ही सकते हो फॉरेन की, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी से मांग लो, कंपनी आपको 15 दिन के अंदर दे देगी, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक मोड? कहता है फिजिकल भी चलेगा इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करते हो तो भैया ये 8 नियम मानने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के लिए। पहली बात, वो बुक्स इंडिया में एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि आपका आईटी कंपनी बाहर की और बोले वो इंडिया में तो इंस्पेक्शन हो नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ भी गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, आया भी था। और एडिट लॉग का मतलब जैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुए जर्नल एंट्री से आखिरी तक पूरा ट्रेल मिलना चाहिए। और अगर उस ट्रांजैक्शन को एडिट किया किसी ने तो पूरी कहानी आपके सामने आनी चाहिए, कौन से अकाउंटेंट ने एंट्री की, किस अकाउंटेंट ने चेंज किया अमाउंट, सब कुछ आना चाहिए। और ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग का फीचर आना चाहिए हर एक चेंज को लेकर, और ये फीचर डिसेबल भी नहीं हो सकता, ठीक। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या, देखो अकाउंटिंग अगर ऑटोमेटेड हो रही है कभी भी इंफॉर्मेशन चेंज कर दो, कह रहा है ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन जो जनरेट की है वैसे ही रखना है, अनऑल्टर्ड। इवन जो ब्रांच से इंफॉर्मेशन मिली है वो भी अनऑल्टर्ड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ने योग्य, लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोरेज के लिए, बोले हार्ड डिस्क उड़ गई, बोले वो पेन ड्राइव का स्लॉट खराब है, बोले मॉनिटर खराब है, बोले वो प्रिंटर खराब है, तो भैया प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करो स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट के लिए। साथ में बैकअप लेते रहो टाइम टाइम पे, पीरियोडिक बेसिस पे। जिस सर्वर पे बैकअप लोगे ना वो सर्वर इंडिया में फिजिकली होना चाहिए, मैंडेटरी है। और अगर किसी आईटी कंपनी की आपने मदद ली है सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका लोकेशन, आईपी एड्रेस, आरओसी को साल में एक बार बताओ एनुअल बेसिस पे। तो कई 8 बातें ध्यान रखनी है आपको, और 8 बातें इलेक्ट्रॉनिक मोड में लगेंगी और ये कंपनी को माननी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब चलें आगे, अब चलते हैं आगे। पेनाल्टी पढ़ लो भैया, पेनाल्टी से एक पॉइंट निकलता है, पता है क्या? 4 लोग जिम्मेदार हैं कंपनी की बुक्स मेंटेन करने के लिए, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सारे होल टाइम डायरेक्टर नहीं, फाइनेंस वाला सिर्फ, सीएफओ, पर्सन ऑथराइज्ड। कई बार क्वेश्चन भी आता है कौन से वो 4 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो भैया एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, ये 4 लोग कंपनी की बुक्स मेंटेन करेंगे, अदरवाइज पेनाल्टी तो है। अब आते हैं 129 में। सर 129 पता क्या बोलता है? 129, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना 2 चीजें माननी पड़ेंगी, एएस और स्केड्यूल 3। एएस प्रिपरेशन के लिए और स्केड्यूल 3 प्रेजेंटेशन के लिए, और ये दोनों मिलकर कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाएंगे। लेकिन आपको पता है ये 3 कंपनी एग्जेम्प्टेड है, एएस और स्केड्यूल 3 से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, वो तो आप अकाउंट से पढ़ते आ रहे हैं। होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनेंशियल तो बनाने ही हैं, अपने साथ साथ होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बनाएगी, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में होल्डिंग के भी आएंगे, सब्सिडरी के भी फाइनेंशियल आएंगे, एसोसिएट के भी आएंगे और जॉइंट वेंचर के भी आएंगे, सबके फाइनेंशियल आएंगे, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, शॉर्ट में अपन कहते हैं जैस। तो होल्डिंग प्लस जैस सबके फाइनेंशियल आएंगे। एक बात और देखो, अगर आप सीएफएस बनाओगे, सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे, तो कहता है सर सीएफएस बनाते वक्त जो नियम
फाइनेंशियल पे लगते हैं, चाहे वो ऑडिट पे लगे, चाहे एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल, वो सारे नियम मुतातिस मुतांडीस सीएफएस पे लग जाएंगे। सीएफएस पे ऑटोमेटिकली जितने भी नियम फाइनेंशियल पे लगते हैं स्टैंड अलोन पे, वो सारे के सारे सीएफएस पे लगेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर कभी एएस आपको एग्जेम्प्ट करता है सीएफएस बनाने से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्केड्यूल 3 भी एग्जेम्प्ट कर देगा। तो कहता है सर ध्यान रखना, अगर एएस एग्जेम्प्ट करता है तो स्केड्यूल 3 वाली रिक्वायरमेंट तब भी लगेगी। सर तो क्या एएस एग्जेम्प्ट कर सकता है? एएस ने एग्जेम्प्ट किया है सर। एएस कह रहा है इन 3 केस में आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। इन 3 केसेस में आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत सीएफएस बनाने की। पहली कब कब सर एक बात बताइए, अगर आप सीएफएस नहीं बना रहे हैं और यह बात आपने बाकी शेयर होल्डर्स को बता दी विथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी कि हम सीएफएस नहीं बना रहे, और उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ना तो लिस्टेड है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, ना वो लिस्टेड है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और एक बात बताओ, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, सी बी की सब्सिडरी है, बी ए की सब्सिडरी है, तो सी की 2 होल्डिंग हो गई, एक बी हो गई। बी पता क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी इंटरमीडिएट होल्डिंग, और ए कहलाएगी अल्टीमेट होल्डिंग। सी के लिए ये भी होल्डिंग है, ये भी होल्डिंग है, लेकिन ये कहलाएगी अल्टीमेट होल्डिंग, ये कहलाएगी इंटरमीडिएट होल्डिंग। एक बात समझना, अगर अल्टीमेट होल्डिंग फाइनेंशियल बना रही है ना सीएफएस, तो आप मुझे बताइए क्या इंटरमीडिएट को बनाने की जरूरत है? नहीं सर। तो कहता है अगर आपकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट बना रही है सीएफएस, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट है, आपने सीएफएस नहीं बनाया, शेयर होल्डर को बता दिया प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ, आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी के आपने भेजा, उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, ना तो आप लिस्टिंग करवा रहे हो, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग अगर सीएफएस बना रही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बात और सुनिए, सर सीएफएस से एग्जेम्पशन तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये, जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, क्या पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी को भी कंसोलिडेट करना है क्या? सर बिल्कुल करना है कंसोलिडेट। आप एएस पढ़ लीजिए चाहे इंड एएस पढ़ लीजिए, वहां इंटरप्राइज शब्द का प्रयोग होता है, मैंने नीचे दिया भी है। एएस में इंटरप्राइज, इंड एएस पढ़िए, वहां एंटिटी वर्ड का यूज होता है। तो सर फर्म और पार्टनरशिप, ये इस पे आईसीआई का एफएक्यू भी था, मई 24 के एमटीपी उठा के देखेंगे आप, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा केस सिनेरियो में कि जब आप सीएफएस बनाएंगे, तो सीएफएस बनाते वक्त आपको कंपनी, फर्म, एलएलपी तीनों को कंसोलिडेशन करना है। एक बात पे और गौर करिए आप, यहां लिखा है कि भैया कंसोलिडेशन जॉइंट वेंचर का होगा, जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं लिखा। तो सर जॉइंट वेंचर तो फर्म के साथ भी हो सकता है यार, एलएलपी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए भैया फर्म एलएलपी अगर आपकी है तो उसका भी कंसोलिडेशन होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन बना सकता है इंस्टीट्यूट यहां से, ठीक है ना। और एक बात और, अगर आप एएस नहीं मानते, मानना लेकिन नहीं मानते, तो फाइनेंशियल में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा 3 बातें। कौन सा एएस नहीं माना, क्यों नहीं माना, और कितना, मतलब इफेक्ट क्या है, नेचर ऑफ डिविएशन, रीजन ऑफ डिविएशन, इफेक्ट ऑफ डिविएशन, नेचर ऑफ डिविएशन, रीजन ऑफ डिविएशन, इफेक्ट ऑफ डिविएशन। साथ में एक बात और, अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना, स्मॉल कंपनी को एग्जेम्प्ट क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? बेचारा किराने की दुकान चला रहा है एक आदमी बैठ के गली में, और आप उसे कह रहे हो तुम एएस मानो। अरे सर एग्जेम्प्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है यार। तो भारत सरकार एग्जेम्प्ट कर सकती है या तो खुद सुओ मोटू या किसी की एप्लीकेशन पे। एग्जेम्पशन तभी देगी जब पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। एग्जेम्पशन देगी तो अनकंडीशनली या विद कंडीशन, जैसा भारत सरकार को ठीक लगेगा वो एग्जेम्पशन देगी, ठीक है ना। एग्जेम्पशन दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई तू एएस मत मान या तू स्केड्यूल 3 मत मान, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, अगर कंपनी ने वायलेशन किया है तो सर वही 4 लोग जो पीछे पड़ कर है 128 में, एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, पर्सन ऑथराइज, ये लायबल होंगे। अगर किसी कंपनी में चारों नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑल 4, तो फिर सारे डायरेक्टर लायबल होंगे, ऑल द डायरेक्टर्स। किस लायबल होंगे? इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, ठीक है। चलो भाई अब चले आगे, अब चलते हैं आगे, अब आते हैं 129A में। एक्चुअली पता क्या है, होल्डिंग लिस्टेड कंपनी को ना क्वार्टरली फाइनेंशियल बनाने पड़ते हैं, एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए कोई नियम ही नहीं है। तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए 129A लाया गया।
कह रहे हैं जिन कंपनीज को सरकार प्रेस्क्राइब करेगी उन्हें उन्हें पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने पड़ेंगे। पीरियोडिक, उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी या तो लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ेगा, और उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी 30 दिन के अंदर, जिन्हें भारत सरकार बोलेगी। भारत सरकार ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, कल को बोलती है कि भाई छोटी कंपनियां ये सब है ना, इनको क्वार्टरली बनाने तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली बनाने पड़ते हैं। अनलिस्टेड कंपनी के लिए इंतजाम कर दिया गया है कि कल को भारत सरकार बोलेगी तो पीरियोडिकल बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बना तो बना, बोलेगी तो बनाएंगे, अभी नहीं बोलती लेकिन प्रावधान है कि बोल सकती है कभी भी, ठीक है ना। पीरियोडिकल रिजल्ट्स बनाइए तो बनाएंगे सर। अभी तो सिर्फ अगर आप 129 पढ़ोगे तो 128 पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्वार्टरली की बात कंपनी तक कहीं नहीं करता बस 129 ए के अंदर करता है पीरियोडिक बेसिस पे। एक बात और, 130 अगर आपने फाइनेंशियल में फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या आपके अफेयर्स के अंदर मिसमैनेजमेंट है जिससे डाउट होता है कि फाइनेंशियल भी गड़बड़ हो सकते हैं, या तो फ्रॉड किया है या अफेयर्स के अंदर मिसमैनेजमेंट, इससे डाउट होता है कि फाइनेंशियल गड़बड़ हो सकते हैं, तो 4 लोग जाएंगे एनसीएलटी या कोर्ट के पास आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रीओपनिंग करवाने के लिए और आपके फाइनेंशियल को रिकास्ट करने के लिए। कितने साल के फाइनेंशियल? 8 साल के। वही तो संभाल के रखते हैं ना आप। अनलेस अंटिल भारत सरकार ने आपको लॉन्गर पीरियड के लिए ना बोला हो तो 8 साल के फाइनेंशियल ही रीओपन होंगे, उससे पुराने फाइनेंशियल रीओपन, क्योंकि 8 साल के मेंटेन करने पड़ते हैं अपन को 128 के अंदर, तो 8 साल के फाइनेंशियल ही रीओपन होंगे। भाई साहब ग्राउंड क्या होगा, या तो फाइनेंशियल में फ्रॉड हुआ है या अफेयर्स के अंदर मिसमैनेजमेंट है जिससे डाउट होता है रिलायबिलिटी पे। ये 4 लोग कौन से जो बुक्स लेकर आपकी रीओपनिंग के लिए जाएंगे? ये हैं भैया सीजी, पहला इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेबी, एनी पर्सन कंसर्न। सर ये एनी पर्सन कंसर्न में कौन आएगा? डायरेक्टर भी आ सकता है, मेंबर भी आ सकता है, डिवेंचर ट्रस्टी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो ये पॉइंट खुला हुआ है, ओपन टू ऑल। बाकी सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेबी और एनी पर्सन कंसर्न, ये अपॉइंटमेंट नहीं, एप्लीकेशन, पूरा एक्सपर्ट। एप्लीकेशन देंगे किसके पास? एप्लीकेशन देंगे लाला एनसीएलटी या कोर्ट के पास। बोलेंगे सर रीओपनिंग कराइए बुक्स की, रिकास्टिंग कराइए फाइनेंशियल की। एनसीएलटी या कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा पहले एप्लीकेंट की बात सुनेगा कि एप्लीकेंट क्या बोल रहा है, उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेशन सुनेगा, फिर ऑर्डर पास करेगा। बिना एप्लीकेंट की बात सुने ऑर्डर पास नहीं करेगा। एप्लीकेंट मतलब ये 4-5 लोग एप्लीकेंट है, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसका मतलब समझ रहे हो आप? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का इसका मतलब एसएफआईओ भी हो सकता है, सेक्शन 212 के अंदर बनता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीबीआई भी हो सकती है, ईडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है यहाँ। क्योंकि अगर किसी को भी रीओपनिंग करानी है कंपनी के बुक्स की या रिकास्टिंग करानी है फाइनेंशियल की तो 130 में ही आना पड़ेगा, 130 में ही आना पड़ेगा। दूसरी तरफ है लाला 131। सर फर्क क्या है 130 131 में? 130 में कंपनी वॉलंटरली बेसिस पे नहीं करा रही है, वो इन चारों के जानने पे करवा रही है, कंपलसरी है सर रीओपनिंग। बट 131 में अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिवीजन करवा रही है। वॉलंटरी रिवीजन आइए पढ़ते हैं जरा। सर अगर कंपनी को ऐसा लगता है, सुनना बात को ध्यान से, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त 129 नहीं माना गया या बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त 134 नहीं माना गया, तो कंपनी रिवीजन करेगी, अप्लाई करेगी, फाइनेंशियल का रिवीजन या बोर्ड रिपोर्ट का रिवीजन। ऊपर 8 साल का रीओपनिंग रिकास्टिंग हो रही थी, यहां 3 साल की रिवीजन होगा। ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रीओपनिंग रिकास्टिंग हो रही थी, यहां फाइनेंशियल और बोर्ड रिपोर्ट की रिवीजन होगी। बात तो ठीक। ऊपर एनसीएलटी या कोर्ट के पास जा सकते थे 130 में, यहां सिर्फ एनसीएलटी के पास जाएंगे। अगर आपने रिवीजन करना है सर तो क्या मुंशी और क्लर्क बैठ के रिवीजन कर लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? नहीं सर, आप बोर्ड मीटिंग कराएंगे पहले, और बोर्ड मीटिंग कराने के अगले 14 डेज के अंदर एनसीएलटी का एप्लीकेशन देंगे, अगले 14 डेज में। और जब एप्लीकेशन देंगे तो उसमें लिखेंगे कौन से फाइनेंशियल ईयर का रिवीजन करवाना है, एमडी सीएफओ के नेम कॉन्टैक्ट डिटेल, कल को समन इशू करेगा तो प्रेजेंट होना पड़ेगा एनसीएलटी के सामने, इवन ऑडिटर के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल। अब बोर्ड मीटिंग में आपने डिसाइड किया ना कि रिवीजन करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, किस ग्राउंड पर रिवीजन कर रहे हो।
क्या आपने अपना ऑडिटर चेंज किया है, क्या आपने अपने मेजॉरिटी डायरेक्टर चेंज किए, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ये 6 बातें आपको बतानी पड़ेंगी एनसीएलटी के पास। फाइनेंशियल ईयर जिसका रिवीजन करना है, नेम कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द एमडी सीएफओ सीएस, ऑडिटर का नाम डिटेल, बीआर की कॉपी, ग्राउंड्स, और क्या आपने अपना ऑडिटर चेंज किया या मेजॉरिटी डायरेक्टर आपने चेंज किया, ये आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देंगे, बोर्ड मीटिंग है 14 डेज के अंदर। कब? जब आपने फाइनेंशियल बनाते वक्त 129 नहीं माना, या बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त 134 नहीं माना। एनसीएलटी के पास आप चले गए, एनसीएलटी 2 लोगों को नोटिस देगी, ऑडिटर को नोटिस देगी, बोलेगी हाँ भाई तुझे कुछ बोलना है तो बोल। साथ में उनको नोटिस देगी जो 130 में पार्टी मेंशन थी, कौन सी? इनकम टैक्स अथॉरिटी और सीजी। उन्हें कुछ कहना है तो वो भी कुछ कहेंगे। उसके बाद एनसीएलटी रिवीजन का ऑर्डर पास करेगी। अगर अगर रिवीजन के लिए बोल दिया एनसीएलटी ने तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। और अगर रिवीजन करना पड़ेगा तो याद करिए, जब आपने ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जीएम में अप्रूव किए थे तो सर रिवाइज फाइनेंशियल जो जीएम में अप्रूव करने पड़ेंगे, तो जीएम फिर बुलाई जाएगी, और जीएम वो होगी ईजीएम एक तरीके से। और ये जीएम बुलाएंगे पब्लिक नोटिस देकर 2 न्यूज़पेपर में। जीएम में, उस जीएम में रिवाइज फाइनेंशियल अडॉप्ट करेंगे मेंबर, और जब भी फाइनेंशियल अडॉप्ट करेंगे ऑडिटर डायरेक्टर की बात सुनकर करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। और जब एक बार जीएम में रिवाइज फाइनेंशियल अप्रूव हो जाएंगे, उसके 30 दिन के अंदर उसे आरसी के पास फाइल करेंगे आप। तो भैया एनसीएलटी बोलेगा करो रिवीजन, बुलाओ जीएम, जीएम के अंदर रिवाइज फाइनेंशियल को अडॉप्ट कराएंगे, उसके बाद 30 दिन में चाची के पास फाइल कर देंगे। और एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करेगा, ऑडिटर को नोटिस देगा, साथ में नोटिस देगा सीजी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन करेंगे, किन कारणों से रिवीजन कर रहे हैं, ये सारे कारण आपको बोर्ड रिपोर्ट में देने पड़ेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में। और एक बात और, वो रिवाइज फाइनेंशियल एक ही बार रिवाइज होंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब पता है क्या? अभी समझाऊंगा आपको। किसी एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी एक साल में एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं। क्या? किसी एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी एक साल में एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जल्दी से बोलो भाई, क्या 24-25 में 19-20 के फाइनेंशियल रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर सकते। रिवाइज 3 साल के कर पाएंगे ना, तो 3 साल कौन कौन से हुए? 23-24, 22-23, 21-22। 21-22 तक कर सकते हैं, 19-20 के नहीं कर पाएंगे। अच्छा 24-25 में 22-23 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या 22-23 के फाइनेंशियल्स 24-25 में रिवाइज करेंगे? करेंगे। क्या 24-25 में 22-23 के फाइनेंशियल दोबारा रिवाइज कर पाएंगे? नो। क्या 24-25 में 24-25 23-24 हो गए। क्या 24-25 में 22-23 का रिवीजन कर दिया तो क्या 23-24 का रिवीजन कर पाएंगे? यस। 24-25 में 22-23 का रिवीजन हो गया तो 24-25 में 22-23 का रिवीजन दूसरी बार नहीं होगा। किसी एक साल में किसी एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिवाइज नहीं होंगे। लेकिन अगर 23-24 से करने हो जाएंगे, 21-22 से करने हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, 22-23 के फाइनेंशियल 24-25 में रिवाइज हो गए, क्या 25-26 में रिवाइज कर पाएंगे? यस, क्योंकि 22-23 के अब दोबारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर लग गया ना, तो यहां रिवाइज कर दो। लेकिन यहां रिवाइज कर पाएंगे तो यहां नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा एक फर्क और सर, वैसे 130 में और 131 में फर्क क्या है? फर्क पता है क्या? 130 और 131 में फर्क ये है, 130 में बुक्स और फाइनेंशियल रीओपनिंग रिकास्टिंग हो रही है, यहां बोर्ड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल की। 130 मैंडेटरी है, 131 वॉलेंट्री है। 130 में वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं? रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल। यहां वर्ड्स यूज हो रहे हैं रिवीजन, यहां 8 साल का, यहां 3 साल का। एप्लीकेंट कौन है? सीजी, इनकम टैक्स और ये सब। यहां कंपनी एप्लीकेंट है, बोर्ड। यहां किसके पास जा रहे हैं? एनसीएलटी कोर्ट, यहां एनसीएलटी के पास। यहां ग्राउंड क्या है? फाइनेंशियल में फ्रॉड हुआ है, अफेयर्स के अंदर मिसमैनेजमेंट है, यहां नॉन कंप्लायंस 129 134। लिमिटेशन कोई लिमिट नहीं है, यहां एक साल के एक ही बार कर पाओगे। बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहां रिक्वायर्ड है। नेचर ऑफ चेंज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यहां नेचर ऑफ चेंज में रिस्ट्रिक्शन है। पता है रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर आपने बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल को सर्कुलेट कर दिया, एक बार कर दिया, तो सर वो चेंज ना पूरा फाइनेंशियल चेंज नहीं कर पाओगे। जितना नॉन कंप्लायंस किया है ना उतना ही चेंज कर पाओगे। चेंज शैल बी कॉन्फाइंड टू द नॉन कंप्लायंस।
और कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन। तो उतना ही चेंज कर पाओगे जितना कि नॉन कंप्लायंस किया है। कब? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, अब ये थोड़ी है कि मौका मिला तो कह रहे पूरा चेंज कर दो, ऐसा नहीं है सर। जितना नॉन कंप्लायंस है उतना ही चेंज करोगे, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं बच्चों आगे, बात करते हैं फटाफट से 133 की। 133 कहता है एएस कैसे बनेंगे। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, बहुत ही सिंपल। 132 लास्ट में पढ़ाऊंगा, 132 और 135 लास्ट में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। आईसीएआई और एनएफआरए ये रिकमेंडेशन देंगे सीजी को, सीजी एएस बनाएगी एनएफआरए से कंसल्ट करके। ये नया तरीका है। जब तक कि नए तरीके से एएस नोटिफाई नहीं हो जाते तब तक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स चलते रहेंगे, पुराने कंपनी तक वाले। जब तक कि नए वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं हो जाते तो पुराने वाले स्टैंडर्ड्स चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों 134 की तरफ, फटाफट से बोलो भाई। 134 में आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, सिर्फ दो। पहला, फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल कौन देगा? फाइनेंशियल को अप्रूवल देगा सर बोर्ड। लेकिन बोर्ड तो आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन कौन करेगा? कह रहा है साइन करेगा या तो चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन ऑथराइज्ड नहीं है तो साइन करेंगे दो डायरेक्टर, वन शैल बी एमडी प्लस सीईओ सीएफओ सीएस इफ अपॉइंटेड। अगर किसी कंपनी में ये तीन लोग हैं तो तीनों साइन करेंगे, वरना दो डायरेक्टर वन शैल बी एमडी। नहीं तो अकेला चेयरमैन काफी था। ओपीसी में सिर्फ डायरेक्टर साइन करेगा एक, बाकी चेयरमैन नहीं तो फिर दो डायरेक्टर वन शैल बी एमडी प्लस सीईओ सीएफओ सीएस, और ओपीसी में एक डायरेक्टर साइन करेगा। कहां पे? इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी तरफ अगर बोर्ड रिपोर्ट की बात करिए कि सर बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, तो बोर्ड रिपोर्ट को चेयरमैन साइन करेगा, नहीं तो दो डायरेक्टर वन शैल बी एमडी। तो आप बोलोगे फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है, पता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग में सीईओ सीएफओ सीएस हैं, फाइनेंशियल की साइनिंग में। बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग में सब कुछ सेम है, बस सीईओ सीएफओ सीएस वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। चेयरपर्सन यहां भी है, चेयरपर्सन यहां भी है, दो डायरेक्टर वन शैल बी एमडी वहां भी है, दो डायरेक्टर वन शैल बी एमडी यहां भी है, बस सीईओ सीएफओ और सीएस वाला पॉइंट नहीं है, ना वहां था ना यहां है, ठीक। एक बात और सुनिए सर, वैसे एक बात बताओ, बोर्ड रिपोर्ट में आता क्या क्या है? बहुत सारे कंटेंट आते हैं, काम की बात ध्यान रखिएगा। हर कंपनी को ना बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ती है। दो कंपनी ऐसी है जिनको समराइज बोर्ड रिपोर्ट बनानी है। समराइज बोले तो एवरेस्ट बोर्ड रिपोर्ट, एवरेस्ट। वो मेन बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाते, वो समराइज बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। सर ओपीसी और स्मॉल कंपनी को समराइज बोर्ड रिपोर्ट में कुल मिला के 11 बातें बतानी पड़ती हैं, 11 बातें। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, एक, अब ठीक है, 11 बातें बतानी पड़ती हैं। मेन बोर्ड रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं। सिंपल है कि एग्जाम में आपसे बोर्ड रिपोर्ट पूछे या एवरेज बोर्ड रिपोर्ट पूछे, कंटेंट ये 11 ही लिख के आना, क्योंकि ये 11 कंटेंट एवरेज में भी है और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी है। ये 11 कंटेंट याद कर लो, ये यहां भी काम आ जाएंगे एवरेज के अंदर भी, और ये यहां काम आ जाएंगे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी। अभी 11 कंटेंट कौन कौन से देखिए। उस वेबसाइट का एड्रेस जहां एनुअल रिटर्न पोस्ट किया गया है, बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स, कामकाज, फाइनेंशियल समरी, कितने डायरेक्टर आए और कितने गए हैं पूरे साल में, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, फ्रॉड जो ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, याद करिए, अदर देन दोज रिपोर्टेबल टू सीजी, ये 1 करोड़ से कम वाला फ्रॉड, याद है ना। 1 करोड़ वाला फ्रॉड सीजी को बताते हो, तो 1 करोड़ से कम वाला फ्रॉड बोर्ड रिपोर्ट में बताओगे, वही तो पढ़ रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिटर के हर एक एडवर्स रिमार्क पे आपका क्या कमेंट है वो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। 31, मान लो बोर्ड रिपोर्ट 30 जून को बन रही है, 31 मार्च के बाद क्या बिजनेस में कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हुआ है तो बताओ। अब मान लो आप एक बड़ा केस हार गए कोर्ट में, कोर्ट ने बोला 200 करोड़ कंपेंसेशन दो, आपका गोइंग कंसर्न हिल जाएगा सर।
कहता है कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट ट्राइब्यूनल ने पास किया विच अफेक्ट द गोइंग कंसर्न, वो बताइए। साथ में आरपीटी, आरपी के साथ हुआ एग्रीमेंट, और डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब वेबसाइट का एड्रेस जहां एनुअल रिपोर्ट पोस्ट की गई, एनुअल रिटर्न पोस्ट किया गया, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल समरी, कितने डायरेक्टर आए कितने गए, फ्रॉड 1 करोड़ से कम वाला, ऑडिटर के हर एक एडवर्स रिमार्क में आपका एक्सप्लेनेशन, कितना चेंज हुआ 31 मार्च के बाद, मटेरियल ऑर्डर जो रेगुलेटर ने पास किया जिसका गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ रहा है वो बताओ, डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विद द आरपीस, डीआरएस। सर वैसे डीआरएस में आता क्या है? डीआरएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डीआरएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया तू, छुपके बैठा है क्या? ऊपर चल भाई, ये देखो ये है डीआरएस। सर डीआरएस जो है ना, डीआरएस में आपको 6 बातें बतानी है। मतलब डीआरएस है क्या? डीआरएस बेसिकली डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है। सर क्या है कि आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी अलग है, मेरी जिम्मेदारी अलग है। एक बात बताइए, एएस को मानना क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? अकाउंट बनाने की ऑडिटर की जिम्मेदारी है? फ्रॉड पकड़ना की ऑडिटर की जिम्मेदारी है? प्राइमरी एसेट को सेफगार्ड करना क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? ये सारा काम जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है सर। तो डायरेक्टर को ये बात दिखनी पड़ेगी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, क्या कि भैया अकाउंट्स बनाते वक्त एएस मानना हमारी जिम्मेदारी है, एएस नहीं माने गए डिस्क्लोजर्स देना हमारी जिम्मेदारी, देना पड़ता है डिस्क्लोजर, पढ़कर है 1 to 9 के अंदर आप। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, एसेट को सेफगार्ड करना, फ्रॉड पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट बनाना, लिस्टेड कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारी जिम्मेदारी है, और लॉ का कंप्लायंस करना हमारी जिम्मेदारी है। ये 6 जिम्मेदारियां आपकी हैं। चाहे अकाउंट्स बनाते वक्त एएस को मानना, चाहे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना, उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर्म करना जो रीजनेबल होंगे नेचर में, चाहे बुक्स का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, 8 साल तक मेंटेन करना पड़ता है, अभी पढ़ा आपने 128 के अंदर, चाहे एसेट को सेफगार्ड करना, फ्रॉड को रोकना पकड़ना, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स को बनाना, लिस्टेड कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाना जो एडिक्वेट हो, कंसिस्टेंट हो, साथ में प्रॉपर सिस्टम फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की जिम्मेदारी। ये सारी जिम्मेदारी कहां पे आएगी? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। और ध्यान रखना डीआरएस जो है ये बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है, चाहे एवरेज डी क्यों ना बनाओ, आपको बोर्ड रिपोर्ट में डीआरएस को शामिल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक, एक बात और, ये जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है ना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना एमसीक्यू में ये जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है ये बनती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर, स्टैंड अलोन। सीएफएस के बेसिस पे कभी भी बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनती। और आपको पता है सर, आपको पता है कभी भी फाइनेंशियल अकेले नहीं जाते, फाइनेंशियल के साथ 2 और चीजें जाएंगी, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट, नोट्स तो है ही। हम कहते हैं फैब 3। फैब 3 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। जब भी सर्कुलेट करोगे, जब भी सर्कुलेट करोगे, तीनों को साथ करोगे। नोट्स को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, रीजन बीइंग नोट्स तो वैसे ही फाइनेंशियल का पार्ट हो गया ना, तो डेफिनेशन में फाइनेंशियल का पार्ट। ठीक है, चलो भाई अब चले आगे 136। देखिए ध्यान से सर, देखो ऐसा है, आपने एजीएम करवानी है, बिल्कुल ठीक बात है। एजीएम से ना 21 दिन पहले, 21 दिन पहले नोटिस देते हैं अपन, बिल्कुल देते हैं। तो कहता है एजीएम से 21 दिन पहले फैब 3 को भी सर्कुलेट कर देना। सर्कुलेट किसको करेंगे? सर्कुलेट मेंबर, डिवेंचर ट्रस्टी, पर्सन इन टाइटल। एक बात बताओ, डिवेंचर ट्रस्टी को एजीएम को नोटिस देते हैं क्या? नहीं देते सर, बट डिवेंचर ट्रस्टी को फैब 3 सर्कुलेट करेंगे। तो फैब 3 सर्कुलेट करेंगे मेंबर को भी, डिवेंचर ट्रस्टी को भी, पर्सन इन टाइटल। कब करेंगे? 21 दिन पहले। सर एजीएम मेरा शॉर्टर नोटिस चलता है, यहां चलेगा क्या? कहता है शॉर्टर गैप तब चलेगा, ईजीएम वाला पॉइंट है, ईजीएम वाला, जब मेजोरिटी ऑफ मेंबर एग्री करेंगे जिनके पास 95% कैपिटल है विच गिव राइट टू वोट, और जिस कंपनी में कैपिटल नहीं है वह 95% वोटिंग पावर का। सेम ईजीएम वाला पॉइंट है, अगर आप मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हो और 95% कैपिटल है विच गिव राइट टू वोट, तो आप कोई दिक्कत नहीं है सर, उस केस में शॉर्टर नोटिस दो, आप 3 दिन पहले भेज दो, क्या दिक्कत है? शॉर्टर नोटिस चलेगा 21 दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक बात और सर, ये भेजना कैसे है?
इन दोनों कंपनियों में अगर शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है, अब तो डीमैट में ही होती है, पुराना प्रोविजन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में नहीं है बट मेंबर कहता है मुझे राइटिंग में कहता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजो, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही भेजेंगे। मतलब डीमैट में तो इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय डिफॉल्ट हो गया, डिफैक्टो। अगर मेंबर राइटिंग में कहता है इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक। हर कंपनी में नहीं, दो कंपनी में, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ 1 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। बाकी कंपनी में जो फैब 3 आप पढ़ रहे हैं, ये फैब 3 इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जाएगा। बाकी कंपनी में फैब 3 जाएगा फिजिकल मोड में। फिजिकल मोड कैसा भैया? फिजिकल मोड एज पर सेक्शन 20। सेक्शन 20 याद है? वही रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सब। ठीक। एक बात और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। लिस्टेड कंपनी को ना अपनी वेबसाइट में फैब 3 को पोस्ट करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में। लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल तो पोस्ट करने ही हैं, अपनी हर एक सब्सिडरी के ऑडिटेड फाइनेंशियल भी पोस्ट करने हैं, सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल भी पोस्ट करने हैं हर एक सब्सिडरी के। और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो फिर ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में भी फाइल करनी पड़ेगी। मतलब भाई अगर स्पेन में सब्सिडरी है आपकी तो स्पेनिश में बने होंगे, तो स्पेनिश में भी फाइल करिए और इंग्लिश में भी फाइल करिए। इंग्लिश में ऑल्सो लिखा है, स्पेनिश प्लस इंग्लिश दोनों फाइल करिए। एक बात और सर, अगर किसी सब्सिडरी को ऑडिट करवानी जरूरी नहीं है उसके होम कंट्री में और उसने ऑडिट नहीं कराई, स्पेन में सब्सिडरी है आपकी, उसे ऑडिट नहीं करवानी और उसने ऑडिट नहीं करवाई, तो भैया अनऑडिटेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं है फॉरेन सब्सिडरी के लिए और उसने ऑडिट नहीं कराई तो होल्डिंग कंपनी अनऑडिटेड भी पोस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट करिए। ठीक है ना, पहली बात। वरना क्या लिखा है? हर सब्सिडरी के सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल पोस्ट करने हैं। ऑडिटेड का एक्सेप्शन मिल गया आपको कि अगर ऑडिट नहीं करवानी, ऑडिट नहीं करवाई तो अनऑडिटेड पोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, सेपरेट। अगर आपकी सब्सिडरी ने अपने होम कंट्री में सीएफएस बनाए हैं तो वही सीएफएस आप यहां पोस्ट कर सकते हो। अलग से सब्सिडरी के सीएफएस पोस्ट करने, अलग से सब्सिडरी के फाइनेंशियल पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेन सब्सिडरी ने सीएफएस बनाए हैं वहां के लॉस के हिसाब से तो वो सीएफएस पोस्ट कर सकते हो, सेपरेट फाइनेंशियल पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दो एक्सेप्शन है, सेपरेट का एक्सेप्शन हो गया और ऑडिटेड वाले का एक एक्सेप्शन हो गया, दोनों के एक एक एक्सेप्शन हो गए। अब ये देखो यहां पे फटाफट से, अब जैसे ए लिमिटेड है, ये टीसीएस है, आपकी सब्सिडरी दिल्ली में, ऑडिट करवा रही। सी लिमिटेड फ्रेंच में बना रही है फाइनेंशियल, ऑडिट करवाइए। इंग्लिश प्लस फ्रेंच दोनों में फाइल करिए। स्पेन में है, ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ऑडिट नहीं करवाई तो अनऑडिटेड फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं। नाइजीरिया वाली सब्सिडरी ऑडिट कंपलसरी नहीं है लेकिन करवा ली तो ऑडिटेड फाइल करने पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? अनऑडिटेड कब? जब ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ऑडिट नहीं करवाई। अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं और करवा ली तो फिर ऑडिटेड ही फाइल करने पड़ेंगे। अच्छा, कतर में सब्सिडरी है, उसने सीएफएस बनाए हैं तो सीएफएस फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर याद करिए, डायरेक्टर इंस्पेक्शन कहां करता है डॉक्यूमेंट का? 128 में। दुनिया जहां का इंस्पेक्शन कर रहा डायरेक्टर। मेंबर को 128 में इंस्पेक्शन का कोई अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन मेंबर इंस्पेक्शन का अधिकार यहां रखता है सर 136 में। और मेंबर इंस्पेक्शन करेगा, ध्यान रखना किसका? फैब 3 का। डायरेक्टर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी करता है इंस्पेक्शन और उसका भी करता है फाइनेंशियल्स का भी, लेकिन मेंबर फैब 3 का करेगा। अकेले मेंबर ने डिबेंचर ट्रस्टी भी कर सकता है बिजनेस आवर्स में, और पेनाल्टी दी गई। ठीक, आइए जी अब चले, अब चलते हैं बच्चों 137 की तरफ। देखो भैया 137 क्या बोलता है। ये है बच्चों आपकी एजीएम 10 तारीख को। 137 पता है बोलता क्या है? पहले ये देख लो। एजीएम हो गई 30 दिन के अंदर आपको फैब 3 फाइल करने पड़ेंगे आरओसी के पास, एओसी 4 में।
करने पड़ेंगे फाइल। फैब 3 ओपीसी में एजीएम तो होती नहीं है, तो ओपीसी में फाइलिंग करेंगे, लेकिन एजीएम का पॉइंट तो लगेगा नहीं 180 डेज साल खत्म होने से। बाकी कंपनी में 30 दिन एजीएम से फाइलिंग कर दो फैब 3 में, एओसी 4 में। ओपीसी में एजीएम तो होती नहीं, तो साल खत्म होने के बाद 180 डेज के अंदर फाइलिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सुनना बात को ध्यान से। मान लो एजीएम में कोरम नहीं आई, एडजर्न हो गई। अगर एडजर्न हो गई तो फाइनेंशियल अनअडॉप्टेड हुए। लॉ पता है क्या बोलता है? अगर फाइनेंशियल अनअडॉप्टेड है ना, आप उसे भी फाइल करिए। जरूरी नहीं है अडॉप्टेड फाइनेंशियल ही फाइल करने हैं, अनअडॉप्टेड है तो वो भी फाइल करिए। वो फाइलिंग प्रोविजनल कहलाएगी, फाइलिंग नहीं, वो फाइनल फाइलिंग नहीं होगी, फाइनल फाइलिंग नहीं होगी। फिर जब एडजर्न एजीएम में अडॉप्टेड होंगे ना, तो फिर अडॉप्टेड फाइल कर देना दोबारा, लेकिन ये प्रोविजनल फाइलिंग कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अनअडॉप्टेड की ये फाइनल फाइलिंग कर देना, अडॉप्टेड की मतलब 2 बार फाइलिंग होगी। तो कहता है सर ध्यान रखिए, अगर फाइनेंशियल एजीएम में अडॉप्ट नहीं होते तो अनअडॉप्टेड फाइलिंग करिए 30 दिन के अंदर, उसे आरओसी प्रोविजनल मानेगा। फिर जब फाइनेंशियल अडॉप्ट होंगे एडजर्न में, उसे उसे फिर फाइल कर देना अडॉप्टेड वाले को। और एक बात और, अगर एजीएम ही नहीं हुई तब भी तो अनअडॉप्टेड है, तब भी तो फाइलिंग फाइलिंग तो करनी पड़ेगी सर, लेकिन एजीएम हुई नहीं तो 30 दिन कहां से काउंट करेंगे? 30 दिन काउंट करेंगे लास्ट डे ऑफ एजीएम, जब तक करवानी चाहिए थी 30 सितंबर। अगर एजीएम नहीं हुई ना, फाइलिंग तब भी करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा कि एजीएम क्यों नहीं करवाई आपने। ठीक, फाइलिंग तब भी करनी पड़ेगी, अडॉप्ट हो तो करो, नहीं है तो करो, एजीएम हो तो करो, नहीं है तो करो, फाइलिंग हर केस में करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। एक्सबीआरएल, 3 कंपनी ऐसी हैं जिनको एक्सबीआरएल फाइलिंग करनी है। लिस्टेड कंपनी, इंडियन सब्सिडरी, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, और बीच में ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, लिस्टेड कंपनी, इंडियन सब्सिडरी। 4 कंपनी एग्जेम्प्टेड है जिनको एक्सबीआरएल फाइलिंग नहीं करनी, एक्सबीआरएल फाइलिंग नहीं करनी। हर जगह बैंकिंग इंश्योरेंस एक्टिविटी तो है ही, इस बार एनबीएफसी भी आ गई, इनको एक्सबीआरएल फाइलिंग नहीं करनी, नहीं करनी सर, दे आर एक्सेप्टेड। पेनाल्टी वही 10,000 प्लस 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। एमडी सीएफओ अगर कंपनी में है तो उनके ऊपर फाइन लगेगा, अगर वो नहीं है तो डायरेक्टर ऑथराइज। अगर डायरेक्टर ऑथराइज भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर लायबल होंगे। 10,000 प्लस 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 50,000, ऐसा ही है फाइन, ठीक है ना। एक्सबीआरएल ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं इंटरनल ऑडिट पे। इंटरनल ऑडिट हर कंपनी को नहीं करवानी, 138, ठीक है। करवानी किसको है सर? सबसे पहली बात, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, डीपीएलटी 25, 50, 100, 200, डीपीएलटी 25, 50, 100, 200, पता है ना। डी से डिपॉजिट, पी से पेड अप कैपिटल, एल से लोन, टी से टर्नओवर। डीपीएलटी 25, 50, 100, 200, डीपीएलटी 25, 50, 100, 200। प्राइवेट में एलटी 100, 200, 100, 200। हमेशा ध्यान रखना, जो ये 25, 50, 100, 200 देख रहे हैं आप, ये पिछले साल के फिगर देखने हैं आपको, पिछले साल के। एक बात और, लोन और डिपॉजिट में एक पॉइंट लिखा है, लोन और डिपॉजिट के आगे लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक दिन। अगर ये डीपीएलटी 25, 50, 100, 200 हो गए, किसी भी एक दिन हो गए, किसी भी एक दिन, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी ऑन एनी सिंगल डे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, एक बात बताओ, लोन बीच में एक दिन हो गया 117 सीआर 10 जनवरी को, लेकिन 31 मार्च को कितना था भैया? कितना था, कितना था, कितना था, कितना था, कितना था, कितना था, टोटल लिख देते भैया, 55, 75, 99 करोड़। सर 31 मार्च से कोई मतलब नहीं है, एक दिन में ना 117 सीआर हो गया था। किसी भी एक दिन अगर 100 करोड़ हो गया लोन, तो इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी आपको 25-26 में, क्योंकि 25-26 में करवाने के लिए आपको फिगर तो 24-25 के देखना पड़ेगा ना, पिछले साल का। तो पिछले साल किसी भी एक दिन अगर 100 करोड़ पहुंच गया तो करवानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, डिपॉजिट में, लोन दोनों में क्या लिखा है? एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और क्वालिफिकेशन सीए, सीएमए,
चाहे प्रैक्टिसिंग हो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, या अदर प्रोफेशनल, जिसे बोर्ड डिसाइड करेगा। और ध्यान रखना, इंटरनल ऑडिटर जो होगा वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, इंटरनल। डन है कहानी। अब बचे हैं बच्चों दो सेक्शन, 132 और 135। पहले पढ़ेंगे 135, क्या बोलते हो, बढ़िया सेक्शन है, सीएसआर, मस्त एकदम। सर सीएसआर कमेटी किनको बनानी है? पनौती 5-500 1000, पनौती 5-500 1000। पी से प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, एन से नेटवर्थ, टी से टर्नओवर। 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। और पिछले साल का देखना यहां भी, पनौती 5-500 1000। सीएसआर कमेटी बनानी है। सर सीएसआर कमेटी नहीं बनानी अगर आपका सीएसआर मैंडेट 50 लाख से कम का है, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आ सकता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सीएसआर मैंडेट 50 लाख से कम का, सीएसआर कमेटी नहीं बनानी, ठीक है सर। सर वैसे एक बात बताओ, सीएसआर कमेटी करेगी क्या काम, काम क्या करेगी, और कौन कौन से लोग होंगे? पब्लिक कंपनी में सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए पब्लिक में। प्राइवेट में 2 डायरेक्टर होंगे। फॉरेन कंपनी में ना 2 लोग होंगे, 2 डायरेक्टर नहीं होंगे, 2 लोग होंगे फॉरेन कंपनी में। 2 लोग पता है कौन कौन से होंगे? एक तो याद करो, 380 के अंदर एक पर्सन होता है रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको ऑथराइज करते हैं आप, वो पर्सन 380 वाला, और एक नॉमिनी। तो फॉरेन कंपनी में 2 डायरेक्टर नहीं है, 2 लोग हैं। प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 डायरेक्टर, वन शैल बी इंडिपेंडेंट। सर सीएसआर कमेटी काम क्या करेगी? सीएसआर कमेटी सीएसआर पॉलिसी बनाएगी, मॉनिटर करेगी, सीएसआर खर्चा कितना करना है वो रेकमेंड करेगी, और एनुअल एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करेगी। सर ये एनुअल एक्शन प्लान क्या होता है? अरे यार एक बात बताओ, रैंडम थोड़ी कुछ करोगे यार कि बस मुंह उठाया सीएसआर खर्चा कर दिया। पूरे साल का एक प्लान बनेगा ना सर, कितना खर्चा करना है, कब कब खर्चा करना है, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, क्या प्लान है, क्या मॉडलिटीज है, सब कुछ आप डिस्कस करोगे। ये काम एमडी और सीएफओ थोड़ी करेंगे, ये काम सीएसआर कमेटी करेगी। सीएसआर कमेटी बनाएगी, बताएगी कौन 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 से प्रोजेक्ट लेने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है, पैसा कब कब यूटिलाइज करना है, कितना कितना, कब कब इम्प्लीमेंटेशन। स्कूल बना दो, नींव कब डलेगी, ग्राउंड फ्लोर कब बनेगा, फर्स्ट फ्लोर कब डलेगा, सब बताओ। और मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होता है सर? आपने फैक्ट्री खोली हुई है, आपने स्कूल खोल दिया अपने जिले में, वहां पहले से 50 स्कूल हैं, 50 स्कूल पहले से हैं, हॉस्पिटल एक ही है, हॉस्पिटल खोलना चाहिए था ना सर। जो खर्चा आपने किया उसकी जरूरत क्या थी उस जगह पे, और उसका इंपैक्ट क्या आया है, असेसमेंट करवाना पड़ेगा, जरूरी है सर। असेसमेंट हर कंपनी नहीं करवाएगी, इसका असेसमेंट वही कंपनी कराएगी जिसका सीएसआर मैंडेट पिछले साल में, जिसका सीएसआर मैंडेट इस साल, सॉरी, 10 करोड़ रुपए, पिछले 3 सालों में 10 करोड़ रुपए। एवरेज सीएसआर मैंडेट 3 सालों का 10 करोड़ होना चाहिए, एवरेज सीएसआर मैंडेट। और उसी प्रोजेक्ट का करवाएगी जिस प्रोजेक्ट में आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। अब मान लो 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पेड़ पौधे लगाने में, उसका असेसमेंट नहीं होगा। उसी प्रोजेक्ट में जिसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसी कंपनी का जिसका सीएसआर मैंडेट पिछले 3 सालों में 10 करोड़ है, और ये असेसमेंट जो है ना, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी। वो एजेंसी जिसने 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और जब एजेंसी को फीस दोगे तो फीस कितनी अलाउड है? 50 लाख रुपए या 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। याद कर लेना इसको, 50 लाख रुपए और 2% टोटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, सॉरी हायर, ये है, ठीक है ना। इतना ही आप अलाउ कर सकते हैं फीस। किसकी फीस? असेसमेंट की। कौन करेगा? इसने 1 साल कंप्लीट किया। एक खर्चा और है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब यार जब सीएसआर कमेटी बैठेगी तो बिजली पानी के खर्चे हैं, रिफ्रेशमेंट है, चाय नाश्ता, ये सब तो खर्चा तो होगा। उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैक्सिमम पता है कितना होगा? 5% सीएसआर एक्सपेंडिचर। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, 5%। और यहां क्या है? 50 लाख, 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात, सर सीएसआर एक्सपेंडिचर करना आपने, सीएसआर में क्या क्या आएगा सर खर्चे में? वो सारा खर्चा जो स्केड्यूल 7 के हिसाब से करोगे आप। अगर एम्प्लॉय 6 घंटे 8 घंटे जॉब कर रहा है, 6 घंटे अपना काम कर रहा है, 2 घंटे पेड़ पौधे लगा रहा है, सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी 2 घंटे की सैलरी को
CSR कॉस्ट मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय की सैलरी प्रोपोर्शनेटली जितने घंटे आपने CSR में लगाए हैं, CSR कॉस्ट मानेंगे। तोशिबा इंडिया में बनी कंपनी है, लेकिन पेरेंट कंपनी जापान में है। अब जापान की होल्डिंग कंपनी तोशिबा की अगर इंडिया में हॉस्पिटल खोलती है फ्री में इलाज कराने के लिए, फॉरेन होल्डिंग अगर इंडिया में CSR खर्चा कर रही है तो वो इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड CSR है। फॉरेन होल्डिंग अगर इंडिया में CSR खर्चा कर रही है तो इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड CSR कहलाएगा वो। और एक बात और सर, एक बात ध्यान रखिए, आपने बेघर लोगों के लिए मकान बनाए 50, है तो कैपिटल खर्चा। फ्री में एम्बुलेंस चला रहे हो 6, खरीद लिया आपने, है तो कैपिटल खर्चा। तो कहता है सर अगर कैपिटल एसेट बनाई है आपने या एक्वायर किया आपने, बनाई मतलब मकान बनाया होगा, एक्वायर मतलब एम्बुलेंस खरीदी होगी, तो कैपिटल एसेट का खर्चा भी CSR में आएगा। अब वो कैपिटल एसेट या तो आप वो एम्बुलेंस की संस्था को दे दो, संस्था चला रही है आपके लिए जिसके पास CSR नंबर होगा, या तो वो अपार्टमेंट जो 40-50 आपने फ्लैट बनाए हैं उन्हीं की कोई संस्था होगी अपनी, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का, उनको दे दो। तो कह रहा है कैपिटल एसेट पे खर्चा करोगे वो भी CSR में आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और सुनिए, क्या नहीं आएगा सर CSR में? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा कर रहे हो। कल को MAT कहता है भैया हम तो पढ़ा रहे हैं लोगों को, भला कर रहे हैं भैया, इतनी फीस में मत ही पढ़ाओ, ज्यादा बढ़िया है, तो वो CSR में नहीं आएगा। कल को अकेडमी कहती है हम एजुकेटर को पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंडिया से बाहर खर्चा करेंगे, नहीं आएगा सर। लेकिन अगर जिंदल स्टील नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग इंडिया से बाहर कराता है तो पैसा खर्च करता है तो वो आएगा। अगर ट्रेनिंग हो रही है आउटसाइड इंडिया स्पोर्ट्स पर्सोनल की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है या तो इंडिया को या स्टेट को, यूटी को, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट यूटी को नेशनल लेवल पे, ठीक है ना, जिले वेले वाले लोग नहीं चलेंगे भाई। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन CSR में नहीं आएगा। वो खर्चा जो सिर्फ एम्प्लॉय है उसकी फैमिली के बेनिफिट के लिए है, हॉस्पिटल तो खोला आपने लेकिन एम्प्लॉय है उसके परिवार का इलाज होगा, नहीं आएगा सर। अब कल को एक कंपनी वैक्सीनेशन लगवा रही है फ्री में, लेकिन बड़े बड़े अपने बैनर लगाए हुए हैं, अपना प्रमोशन मार्केटिंग कर रही है, नहीं आएगा सर। एक्सपेक्ट जिससे आपको मार्केटिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं आएगा। वो पेमेंट जो आप लॉ के हिसाब से कर रहे हो, स्टैट्यूट, वो CSR में नहीं आएगा। तो चाहे स्टैट्यूट के हिसाब से करो वो नहीं आएगा, मार्केटिंग बेनिफिट नहीं आएगा, एम्प्लॉय का भला नहीं आएगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, आउटसाइड इंडिया नहीं आएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं आएगा। अच्छा सर CSR खर्चा करना कितना है? ये करना है 2% पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का। जो नेट प्रॉफिट आप निकालेंगे वो निकालेंगे एज पर सेक्शन 198। और 190 का जब नेट प्रॉफिट निकालोगे ना यार, तो वही नेट प्रॉफिट जो नेट 190 के अंदर निकाला गया वही नेट प्रॉफिट मानेंगे। उसमें 2 चीजें माइनस कर देना, ओवरसीज ब्रांच से आया प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। तुम्हारी ब्रांच है शिकागो में, उसके प्रॉफिट से यहां थोड़ी CSR करोगे। क्या इंडिया के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप? क्या इंडिया में पॉल्यूशन फैला रहे हैं आप? सर अगर शिकागो ब्रांच वो वहां वहां पैसा कमा रहे हो तो शिकागो के अंदर CSR नहीं करना पड़ेगा आपको, वहां करना पड़ेगा ना। तो शिकागो ब्रांच से आया प्रॉफिट आपके प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा, मतलब उस पैसे से इंडिया में CSR खर्चा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है जो ऑलरेडी 135 मान रही है, अब बताओ टाटा स्टील से आपको डिविडेंड मिला, टाटा स्टील वैसे ही 135 मान रही है, मतलब वैसे ही CSR कर रही है, आपको डिविडेंड दे रही है। सर जो कंपनी ऑलरेडी CSR खर्च कर रही है उसके डिविडेंड से हम थोड़ी CSR खर्च कर देंगे यार, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आ जाएगा? भाई टाटा स्टील अपने प्रॉफिट्स ऑलरेडी CSR खर्च कर रही है, अब वो प्रॉफिट हमें दे रही है, हम उसमें भी CSR करें तो एक ही प्रॉफिट में 2 बार CSR खर्च हो गया। तो जो डिविडेंड आपको उस कंपनी से मिलता है जो ऑलरेडी CSR मान रही है 135, तो वो उसे आपके नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक। अच्छा एक बात और, 2% खर्चा करना है, बिल्कुल करना है सर। अगर 2% से एक्स्ट्रा किया ना तो आने वाले 3 सालों में, आने वाले सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर 2% से कम कर गए ना अनस्पेंड, मान लो हॉस्पिटल बन रहा था नहीं खर्चा हो पाया, अभी बन रहा है अनस्पेंड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। वैसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पता है क्या होता है? अगेन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी ड्यूरेशन होती है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मल्टी ईयर। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपका चल रहा है,
हॉस्पिटल अधूरा पड़ा हुआ है, पैसा खर्च हुआ ही नहीं आपसे, मान लो 2% खर्च करना था 40 लाख रुपए, खर्च किया आपने 30 लाख रुपए, 10 लाख बच गया। तो ये 10 लाख रुपए पता क्या करोगे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे जिसका नाम है अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। 30 दिन के अंदर, जब अगले साल 1 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो पहले 10 लाख को यूटिलाइज करोगे जो आपने यहां जमा किया है स्पेशल बैंक अकाउंट में। जितना खर्च हुआ बढ़िया, जो अनस्पेंड रह गया उसे स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल दो। लेकिन एक बात बताओ, चलो ये तो प्रोजेक्ट चल रहा है तो ठीक है यार, वो तो खर्च हो जाएगा, इस साल नहीं हो पाया अगले साल खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अदर देन ऑनगोइंग कंप्लीट ही हो गया भाई, सफीता कर दिया फेब में इनॉग्रेशन हो गया, पैसा पूरा खर्च हो गया जितना होना था। अब 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, खर्च ही नहीं हो रहा साहब। अगर प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है ना, कंप्लीट हो चुका है ना, तो 10 लाख रुपए किसी ऐसे फंड में डाल दो जो स्केड्यूल 7 में दिया गया है, और ये पैसा आपको डालना है 6 महीने के अंदर। अब वो स्केड्यूल 7 वाला फंड कौन सा है, पीएम केयर्स, सब वो सब याद है ना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड, ये सब, तो उस फंड में पैसा डाल दो। तो अगर ऑनगोइंग है तो 30 दिन के अंदर यहां डालो स्पेशल बैंक अकाउंट में, अगर ऑनगोइंग नहीं है तो भैया स्केड्यूल 7 वाले फंड में पैसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, सीएसआर खर्चा या तो कंपनी अपनी किसी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी से कर सकती है खर्चा, खुद की संस्था बनाई हुई है, आईटीसी ने भी बनाई हुई है ना, अपनी कोई संस्था बनाई वहां से खर्चा कर दो, क्या दिक्कत है यार। या तो वो संस्था कंपनी खुद चला रही है या बाकियों के साथ मिलकर चला रही है, किसी और कंपनी के साथ मिलकर खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को आपको लगता है सर बीइंग ह्यूमन को पैसा देंगे हम, तो भाई की एनजीओ सेवलॉन भाई की, अब बीइंग ह्यूमन को पैसा दोगे क्योंकि बीइंग ह्यूमन खर्चा करता है, काम ही वही है, तो बीइंग ह्यूमन जो है वो आप थोड़ी ओन कर रहे हो यार, वो आपने थोड़ी स्टैब्लिश की है, वो तो सलमान खान की है। तो कह रहा है किसी और सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट को भी पैसा दे सकते हो, सलमान खान के एनजीओ को पैसा दो, मना नहीं करेगा कोई आपको, आप दो पैसा, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना, अगर सलमान खान के एनजीओ को पैसा दे रहे हो ना, तो दो बातें ध्यान रखना बीइंग ह्यूमन के केस में। पहली बात तो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस संस्था का, सिमिलर एक्टिविटी कैरी करने में 3 साल में। अगर सलमान खान को बोल रहे हो कि पंजाब में बाढ़ आ गई है, राहत सामग्री पहुंचाओ, बीइंग ह्यूमन, तो बीइंग ह्यूमन ने पिछले 3 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर काम किया होगा, बाढ़ में या अर्थक्वेक में सामग्रियां पहुंचाई होंगी, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटी कैरी करने का पिछले 3 साल में, अगर है तभी पैसा दोगे किसी और संस्था को। सबसे इंपॉर्टेंट बात साथ में, बीइंग ह्यूमन के पास अपना 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 सीएसआर नंबर होना चाहिए। और सर सीएसआर नंबर कैसे होगा, सर सीएसआर नंबर के लिए आपको सीएसआर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और सीएसआर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सर, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली CSR1 में, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली साइन करिए, इलेक्ट्रॉनिकली जमा करिए, अटैच करेगा CA/CMA इन प्रैक्टिस। जैसे ही सीएसआर एप्लीकेशन जमा करोगे, सब कुछ पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, पूरा सिस्टम, आपको एक यूनिक सीएसआर नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल, जब तक किसी भी संस्था के पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, सीएसआर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसने, आप पैसा नहीं दे सकते। तो पैसा दीजिए, पहली बात ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी बात सीएसआर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली, साइन भी इलेक्ट्रॉनिकली, जमा भी इलेक्ट्रॉनिकली, साइन करेगा CA/CMA इन प्रैक्टिस, और यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना। सीएसआर को लेके एक सीएसआर पॉलिसी बनाइए, और सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट बनती है सीएसआर की। अगर इंडियन कंपनी है तो वो सीएसआर की जो एनुअल रिपोर्ट है, सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट, वो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनती है। लेकिन फॉरेन कंपनी में वो सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। बोर्ड रिपोर्ट इन द केस ऑफ इंडियन कंपनी, बैलेंस शीट इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी। खत्म हो गया सर ये। अब बचा है NFRA, ये भी 10 मिनट की कहानी है। आइए लास्ट टॉपिक ऑफ द डे पढ़ते हैं जरा, NFRA क्या कहता है। सर NFRA का सेक्शन है 132। NFRA को बनाया किसने, बनाया है भैया CG ने। NFRA में एक चेयरपर्सन होगा जिसको एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज होगा
अकाउंटेंसी लॉ ऑडिट फाइनेंस, अपने दो सब्जेक्ट आ गए यार, लॉ ऑडिट, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। एनएफआरए मेंबर होंगे मैक्सिमम 15, कुछ फुल टाइम कुछ पार्ट टाइम, टोटल 15 मेंबर, एक चेयरमैन। सर पार्ट टाइम मेंबर कौन बनेगा? सिंपल तरीका बताऊं, एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव, सीएनडीजी का रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव। तीन रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एमसीए, सीएनडीजी और आरबीआई। तीन लोग आएंगे आईसीएआई से, तीन लोग आईसीएआई से आएंगे। ये तीन लोग कौन आएंगे आईसीएआई से? तीन लोग आएंगे आईसीएआई का प्रेसिडेंट, डबल एएसबी का चेयरपर्सन, डबल एएसबी मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और एएसबी का चेयरमैन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव। चार रिप्रेजेंटेटिव और तीन आईसीआई के लोग, एमसी का रिप्रेजेंटेटिव, सीएनडीजी का रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव, सेबी का रिप्रेजेंटेटिव, आईसीआई का प्रेसिडेंट, एएसबी का चेयरमैन, डबल एएसबी का चेयरमैन, और दो एक्सपर्ट वही अकाउंटेंसी लॉ ऑडिट फाइनेंस। जो चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर होंगे ना, फुल टाइम मेंबर, जब तक वो एनएफआरए में है तब तक किसी और फर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे, ना ऑडिट फर्म के साथ ना कंसल्टेंसी फर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे। जब तक वो एनएफआरए में है तब तक, और एनएफआरए छोड़ने के अगले 2 साल तक। जब तक हैं तब तक, और एनएफआरए छोड़ने के अगले 2 साल तक वो नहीं बन सकते सर किसी भी फर्म का पार्टनर। आप सोचोगे एनएफआरए के अंदर ही बैठे रहो और सीए फर्म भी ज्वाइन कर लो, नहीं होगा। एनएफआरए छोड़ के तुरंत सीए फर्म ज्वाइन कर लो, नहीं होगा, ना तो आपके कोर्स में ना तो अगले 2 साल तक। ठीक। एनएफआरए के पास ना इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है। अगर एनएफआरए को लगता है कि सीए ने या सीए फर्म ने कोई मिसकंडक्ट किया है, या तो प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट, तो एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन करेगा, या तो सुओ मोटू या मेंबर की एप्लीकेशन, या तो सुओ मोटू या मेंबर की एप्लीकेशन पे। एक बार मैटर एनएफआरए के पास आ गया ना, तो कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और बॉडी उस मैटर को ना तो शुरू कर सकती है ना कंटिन्यू। मतलब मैटर अगर एनएफआरए के पास आ गया तो सिर्फ एनएफआरए ही चलाएगा उसको, कहीं भी चल रहा हो, आईसीआई में चल रहा हो, इनकम टैक्स कहीं चल रहा हो, सारे मैटर उठा के शिफ्ट हो जाएंगे एनएफआरए के पास। और जब एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन करेगा, एनएफआरए के पास सेम पार्ट्स होंगे सिविल कोड वाले। सिविल कोड के पास 4 अधिकार होते हैं, 4 अधिकार, 4 क्या बल्कि 5। सिविल कोड आपको बोलता है बुक्स डॉक्यूमेंट पेश करिए, एनएफआरए के पास भी अधिकार होगा। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट चेक करेगा, इंस्पेक्शन। सिविल कोर्ट समन इशू करता है, एनएफआरए भी करेगा। सिविल कोर्ट एग्जामिन करता है ओथ पे, एनएफआरए भी करेगा। विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन बैठाता है, एनएफआरए भी करेगा। समन भी इशू करेगा, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोलेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ओथ पे एग्जामिन करेगा, विटनेस को चेक करने के लिए कमीशन बैठाएगा। और सारे अधिकार हैं जो सिविल कोर्ट के पास वो आपके पास भी देंगे। और अगर मेंबर गिल्टी पाया गया मिसकंडक्ट का, सबसे पहली बात, पेनाल्टी कितनी लगेगी सर? पेनाल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 गुना फीस का। और अगर फॉर्म है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 गुना फीस का। और अगर आप दोषी पाए गए तो पेनाल्टी तो लगनी है 1 लाख से लेकर 5 गुना, या 5 लाख से लेकर 10 गुना। सर आपको ना मेंबर को रोक देगा, डी बार कर देगा। मेंबर ना तो ऑडिटर बन सकता है, ना तो आईए बन पाएगा, ना कोई और ऑडिट कर पाएगा, ना कोई वैल्यूएशन प्रैक्टिस कर पाएगा। कोई काम नहीं कर सकता 6 महीने से लेकर 10 साल तक। मतलब सिर्फ पेनाल्टी नहीं लग रही भाई, पेनाल्टी के साथ साथ वैल्यूएशन, ऑडिट, ये सब कुछ पे रोक लगा दी 6 महीने से लेकर 10 साल तक रोक। ठीक। एक बात और, एनएफआरए अपने अकाउंट्स खुद बनाएगा। फॉर्मेट सीएनडीजी बताता है सर। अकाउंट्स बनाने के बाद सीएनडीजी को देगा, सीएनडीजी ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद, ऑडिट हो गई, सीएनडीजी सीजी को देगा, सीजी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी। तो एनएफआरए ने अकाउंट्स बनाए, सीएनडीजी को दिए, सीएनडीजी ने ऑडिट की, सीजी को दिए। ऑडिट तो करनी है सीएनडीजी को, अकाउंट्स बनाने एनएफआरए को। एनएफआरए काम और करता है, एनुअल रिपोर्ट भी बनाता है, वो भी सबमिट करता है। तो 2 चीजें बनाता है, एक अकाउंट्स बनाता है और एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है। अकाउंट्स की ऑडिट होती है, एनुअल रिपोर्ट की ऑडिट नहीं होती। ठीक। अब क्वेश्चन आया था May 25 में, यहां से पार्ट्स एंड फंक्शन से। देखो एनएफआरए के पास पता है क्या है? एनएफआरए
ऑडिटर की डिटेल मेंटेन करेगा। एएस और ऐसे कैसे बनेंगे वो रेकमेंड करेगा। इवन जब रेकमेंड करेगा तो आईसीएआई से रिकमेंडेशन रिसीव करेगा एएस और ऐसे को लेकर, और लगता है आईसीएआई से कुछ और पूछना है तो वो पूछेगा। और क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेगा। अब सर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, ये देखिए। एनएफआरए जो भी ऑडिटर्स हैं इन कंपनीज के, इन्होंने जो भी सर्विस दी है चेक करेगा उस सर्विस में क्वालिटी है या नहीं। ये सर कौन सी कंपनी के ऑडिटर्स हैं? पहला, चाहे कंपनी लिस्टेड है इंडिया में या इंडिया से बाहर, इनकी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा कि ऑडिटर ने जो काम किया है वो सही है या नहीं। मतलब एनएफआरए कहीं ना कहीं ऑडिटर का भी ऑडिटर है, ऑडिटर ने जो काम किया वो ठीक है, एनएफआरए चेक करेगा ऑडिटर ने काम सही किया है नहीं। एनएफआरए चेक करेगा पब्लिक कंपनी की भी क्वालिटी। पब्लिक कंपनी कौन सी? पेड अप कैपिटल 500 करोड़, लोन डिवेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़। क्या याद है निमोनिक? पढ़ती थी वो 500 500 को 1000। पेड अप कैपिटल 500 करोड़, डिवेंचर डिपॉजिट 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़। तो लिस्टेड कंपनी की तो क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेगा ही। पब्लिक कंपनी पढ़ती थी वो 500 500 को 1000, 500 पेड अप कैपिटल, डिपॉजिट डिवेंचर और टर्नओवर 1000। बैंकिंग इंश्योरेंस हमेशा कट लेता है भाई साहब एग्जेम्पशन लेके। एनएफआरए यहां पर बैंकिंग इंश्योरेंस की भी ऑडिट क्वालिटी चेक कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी। किसी और कंपनी की भी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा जिसे भारत सरकार ने रेफर किया है। और तो और एनएफआरए ऊपर दिए गए चारों कंपनीज की सब्सिडरी या एसोसिएट की भी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। अगर वो सब्सिडरी एसोसिएट ए और डी से लेकर जो कंपनी है इंडिया से बाहर सिचुएटेड है और आपकी टोटल नेटवर्थ की या आपकी इनकम की 20% से ऊपर की वैल्यू रखती है, मतलब लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, इसकी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। रिलायंस की एक सब्सिडरी है यूएसए में, वो रिलायंस की नेटवर्थ की 25% की वैल्यू रखती है। कंसोलिडेटेड नेटवर्थ की 25% वैल्यू रखती है, इसकी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। यस। लेकिन रिलायंस की एक और सब्सिडरी है मान लो यूके में, वो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ की 18% की वैल्यू रखती है, इसकी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। नो। ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा सब्सिडरी एसोसिएट जो इंडिया से बाहर है, जिनकी बेसिकली नेटवर्थ जो है वो आपकी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ की 20% से ऊपर की वैल्यू रखती है, उसकी ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एनएफआरए ये चेक करता है क्या एएस और ऐसे माने गए हैं क्या। इसके लिए एनएफआरए, ये एएस के पॉइंट है ऐसे के पॉइंट है, पहले एएस की बात कर लेते हैं। एएस में चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेक करेगा तभी तो पता लगाएगा ना एएस और ऐसे माने गए या नहीं। अगर लगता है कुछ और पूछना है तो कंपनी को रिटर्न नोटिस देकर कुछ और पूछ सकता है। ऑफिसर ऑडिटर की पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर कर सकता है कि भाई आपको पेश होना पड़ेगा, मैंने पूछ तो लिया लेकिन आपको पेश होना पड़ेगा। अगर लगता है नॉन कंप्लायंस हुआ है तो सर पब्लिश करेगा फाइंडिंग्स अपनी वेबसाइट में नॉन कंप्लायंस की, और नॉन कंप्लायंस पे फर्दर एक्शन लेगा। ठीक है ना, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक्शन ले सकता है। ये क्या होगा? इन्फोर्समेंट एक्शन, केस वेस कर सकता है। तो फाइनेंशियल रिव्यू करेगा, रिटर्न नोटिस देकर फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा, पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर करेगा ऑफिसर ऑडिटर के, आपको पेश होना पड़ेगा। जितने भी नॉन कंप्लायंस है पब्लिश करेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इन्फोर्समेंट एक्शन लेगा। ये एएस वाले पॉइंट है। अगर आप ऐसे वाले पॉइंट देखोगे ना, ऐसे वाले पॉइंट ये एएस के साथ लगभग सिमिलर है। सिमिलर कैसे दिखते हैं ना, 2 मिनट लगेगा। यहां फाइनेंशियल को रिव्यू कर रहे हो, यहां रिव्यू करोगे वर्किंग पेपर्स को, यहां रिटर्न नोटिस देकर फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, रिटर्न नोटिस यहां भी दे रहे हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर कर रहे हो ऑफिसर ऑडिटर की, पर्सनल प्रेजेंस यहां भी रिक्वायर कर रहे हो ऑडिटर की। यहां नॉन कंप्लायंस को पब्लिश कर रहे हो वेबसाइट में, नॉन कंप्लायंस ऐसे के अंदर ही पब्लिश कर रहे हो वेबसाइट में। यहां नॉन कंप्लायंस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन्फोर्समेंट एक्शन, नॉन कंप्लायंस में यहां भी सेम है।
5 पॉइंट तो सेम हो गए ना सर, बस एक 2 पॉइंट का फर्क है, बाकी पांचों पॉइंट सेम है। बस ध्यान रखना, अगर मैटर कॉन्फिडेंशियल है तो पब्लिश मत करना सर, एक सेपरेट रिपोर्ट बना के सीजी को सबमिट कर देना, वेबसाइट में पब्लिश मत करना, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, ये लो भाई। अच्छा, ये 2 पॉइंट दिए हुए कि भाई सिंपल है, अभी ऑडिट अगर आपने पढ़ा, आपको पता हो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम SQC1 वगैरह और 230 का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर है, वो चेक कर लेना, बाकी तो ठीक है। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, 5 पॉइंट यहां 5 वहां, बिल्कुल सेम पॉइंट है, यस और ऐसे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज खत्म, डन।